हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं हेलो एल्कीन और हेलो एरीन, और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार। तो उसमें एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं और आज बारी है द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की। तो द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ये दूसरी और अंतिम अभिक्रिया है, यानी मैं बोलूंगा अंतिम प्रकार है। दो प्रकार होते हैं, दूसरा प्रकार आज हम पढ़ेंगे। तो द्वि अणु नाम से पता चला जिसमें दो अणु भाग लेंगे, दो यौगिक भाग लेंगे, तो वो द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाएगी, जिसे हम SN2 से लिखते हैं। एक अणु को हम SN1 से लिख रहे थे, 1 से, और यहाँ द्वि अणु है तो हम 2 से लिखेंगे। ये लिखने का तरीका इसी प्रकार से है। और हमारे एग्जाम में इसमें से बड़ा प्रश्न भी पूछा गया है और इसमें से छोटे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो बीच बीच में छोटे प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी मैं बताऊंगा, आप टॉपिक को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं तो हम इसे लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं, थोड़ी लैंग्वेज है, थ्योरेटिकल पोर्शन है इसमें। तो हम बोलते हैं कि द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमेशा एक ही पद में संपन्न होती है, केवल एक पद में संपन्न होती है। इतनी बात आपको याद रखनी है कि द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। इसका अर्थ ये हो गया कि इसकी पूरी एक ही समीकरण आएगी, पूरी एक ही समीकरण आएगी, उसमें यानी क्रियाकारक हो जाएंगे दो, तो फिर मध्यवर्ती बनेगा, फिर एक मुख्य उत्पाद बनेगा और एक निष्कासित नाभिक स्नेही बनेगा। एक ही अभिक्रिया में सारा कुछ हो जाएगा, एक ही समीकरण में, तो वो एक ही पद हो गया। दूसरा बिंदु ये हो जाएगा, इसमें मुख्य उत्पाद नहीं बनता। डायरेक्ट आप दो क्रियाकारकों से क्रिया कराओगे तो यहां मुख्य उत्पाद नहीं बल्कि पहले मध्यवर्ती बनता है, और मध्यवर्ती को हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। मध्यवर्ती को हम क्या बोलेंगे? संक्रमण अवस्था। तो मैं आपके सामने एक समीकरण लिख रहा हूं, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे आप जानते हो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है तो ये एल्किल हैलाइडो होती है, तो एल्किल हैलाइड तो आपको लेना ही लेना है। तो मैं यहां यूं देखिए एक एल्किल हैलाइड आपके सामने चुन रहा हूं, ये वाला एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये एक एल्किल हैलाइड है। कौन है ये? CH3Cl है। कंफ्यूज मत होना, एक कार्बन वाला ले सकते हो, 3 कार्बन वाला आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे कि आपने तो यहाँ एक कार्बन वाला लिया, अर्थात 1 डिग्री है ये, मैं इसे दूसरे शब्दों में लिखूं तो ये यूं हो जाता है, जानते हो ना। यानी एल्किल क्लोराइड यानी कहने का अर्थ मेथिल वाला है, और वैसे है 1 डिग्री, याद रखना 1 डिग्री है और मेथिल वाला है। तो यहाँ द्वि अणु इन 1 डिग्री में सुगमतापूर्वक संपन्न होती है, और वो थी ना कौन सी? एक अणुक वाली, वो 3 डिग्री वाले में संपन्न हो रही थी, तब हम यहाँ 3 डिग्री ले रहे थे। ये द्वि अणुक है तो उससे विपरीत होती है। द्वि अणुक है तो 1 डिग्री वाले में शीघ्रतापूर्वक संपन्न होगी, और वो एक अणुक थी वो 3 डिग्री वाले में शीघ्रतापूर्वक संपन्न हो रही थी। तो यहाँ हम 1 डिग्री वाला या आपके मेथिल वाला हैलाइड ले लेते हैं, और उसमें ध्यान देना अब हम एक नाभिक स्नेही मिलाएंगे। नाभिक स्नेही को मैं NU न्यूक्लियोफिलिक, और ये हमेशा ऋणावेशित होते हैं तो ऋणावेश लगा देता हूं। इस पर कोई धनायन नहीं आएगा क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे हैं, ठीक है ना। तो द्वि अणु में यहां ये ध्यान देना, कारक धनायन नहीं बनता, सीधी अभिक्रिया होती है। अब नियमानुसार रिएक्शन पूरी करेंगे तो नियमानुसार तो यहां मुख्य उत्पाद बनना चाहिए, लेकिन नहीं। द्वि अणु में जब आप दो क्रियाकारकों को, दो अणुओं को मिलाओगे, द्वि अणु दो अणुओं को मिलाओगे तो मुख्य उत्पाद नहीं, पहले मध्यवर्ती बनेगा। मध्यवर्ती को आप संक्रमण अवस्था भी कहते हो, ट्रांजिशन और स्टेट बोलते हो आप उसे। तो अब मध्यवर्ती कैसे बनेगा वो मैं यहां लिख देता हूं, और मध्यवर्ती जो बन रहा है, मध्यवर्ती में पहले मैं यूं कर देता हूं और फिर यूं कर दूं और कुछ यूं कर दूं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। इस प्रकार से यानी कार्बन मैंने सेम लिखा, कार्बन के मैंने 3 बॉन्ड लगा दिए, 3 पर मैं H कर दूंगा, इन 3 बॉन्ड पर मैं एक बार H कर दूंगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि आपने 3 बॉन्ड तो मतलब पूर्णतः दिखा रखे हैं और 2 बंद डॉट लाइन से दिखा रखे हैं। संक्रमण अवस्था की क्रियाविधि में और हमेशा ये डॉट लाइन बनती है जब रासायनिक अभिक्रिया में और द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, तो आपको कार्बन के और दाएं और बाएं साइड में आपको डॉट लाइन से बॉन्ड दिखाने हैं। और अब क्या होगा, इस साइड में, यहां ध्यान देना, यहां तो जुड़ जाएगा इसके सामने,
जब ये सामने लिखा है इसके सामने जुड़ जाएगा यहाँ नाभिक स्नेही। कौन से वाला? कहने का अर्थ ये निष्कासित नाभिक स्नेही बाद में बताऊंगा इसे, ये पहले तो इसी उत्पाद का एक यौगिक का हिस्सा है। ये Cl, मैंने Cl यहाँ जोड़ दिया, आप कहोगे ये काम बच गया, ये बचा हुआ है, ये यहाँ हम इस प्रकार से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको इस प्रकार के निशाने ही लगा देंगे, और ये जो है इसे मैं बोलूंगा मध्यवर्ती या संक्रमण अवस्था। यहाँ ये मुख्य उत्पाद नहीं बना है, बल्कि ये संक्रमण अवस्था बनती है, जिसे हम मध्यवर्ती बोलते हैं या संक्रमण अवस्था, बोलो एक ही बात है। अब क्या होगा, ध्यान देना, अभिक्रिया और आगे बढ़ेगी और मध्यवर्ती बन जाने के बाद अब ये मध्यवर्ती मुख्य उत्पाद में कन्वर्ट होगा। और मुख्य उत्पाद में जब कन्वर्ट होगा ना, तो आपको ये ध्यान देना है कि यहां से जो ये न्यूक्लियोफिलिक जो नाभिक स्नेही आप इस पर आक्रमण करने के लिए मिला रहे हो, इसमें ये वाला नाभिक स्नेही इस कार्बन की इसी साइड में जुड़ेगा, ठीक है ना। और सामने वाला जो यहाँ Cl है, जो भी एल्किल हैलाइड में जो हेलोजन आप लोगे, वो हेलोजन बाहर निकल जाएगा और वो हो जाएगा निष्कासित नाभिक स्नेही। वो कौन बन जाएगा? निष्कासित नाभिक स्नेही। तो फिर मैं इसे कुछ यूं इस प्रकार से लिख दूंगा, ये कार्बन सेम कर लेंगे और कार्बन सेम करने के बाद में यहाँ ये न्यूक्लियोफिलिक कर देंगे और यहाँ इस पर इस प्रकार से और H और H और H लगा देंगे, ठीक है ना। ये 3 H थे, कार्बन पर 3 H आ गए, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही आपने यहाँ कोई मिलाया, वो आ गया इस साइड में। यहाँ आप हो गए Cl कहाँ चला गया? Cl प्लस में माइनस के रूप में बाहर हो जाएगा, Cl माइनस। ये Cl माइनस निकला है यहां से, इसे बोलूंगा निष्कासित नाभिक स्नेही, और ये आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। तो ये तो कौन है? आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, जिसका आपने इसमें मिलाया है। तो ये तो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। और वो जो बाहर निकला है माइनस वाला, वो कौन सा होगा? वो आपके निष्कासित नाभिक स्नेही। यहां ये निष्कासित है, तो हम इसे इस प्रकार से यूं लिख देंगे कि ये निष्कासित नाभिक स्नेही है। कौन है ये? निष्कासित नाभिक स्नेही। अब मैं कुछ तुम्हें समझाता हूं। मैंने कहा इस रिएक्शन से सारा कुछ समझ आ जाएगा। याद रखना, सबसे पहला बिंदु दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये अभिक्रियाएं एक ही पद में संपन्न होती हैं। ये अभिक्रियाएं एक ही पद में संपन्न होती हैं। अपना एक प्रकार से पहला बिंदु पूरा हुआ। दूसरा बिंदु फिर यह बनता है कि इन अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद नहीं बनता, मुख्य उत्पाद नहीं बनता, बल्कि पहले संकर्ण अवस्था आती है, अर्थात मध्यवर्ती बनता है। क्या बनता है? मध्यवर्ती। तो देखिए, दोनों क्रियाकारकों को आप मिला रहे हो, दोनों क्रियाकारकों को मिलाने से अर्थात नाभिक स्नेही का इस पर आक्रमण करवाने से जस्ट पहले क्या बन रहा है? पहले मध्यवर्ती बन रहा है। तो सीधा उत्पाद तो नहीं बनाना, पहले मध्यवर्ती बना। तो इसमें पहले मुख्य उत्पाद नहीं बनता, बल्कि पहले मध्यवर्ती बनता है, अर्थात संक्रमण अवस्था बनती है, फिर उत्पाद बनता है। और याद रखना, इसमें ये जो नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही का आप इस पर आक्रमण करवाते हो, तो ये नाभिक स्नेही याद रखना इस मुख्य क्रियाकारक अर्थात इस एल्किल हैलाइड के और विपरीत दिशा में, इस एल्किल हैलाइड के यहां सामने नहीं जुड़ता। ये नाभिक स्नेही इस एल्किल हैलाइड पर यहां इसके सामने यानी अपने सामने नहीं जुड़ता इस बॉन्ड पर, बल्कि ये विपरीत दिशा से आकर यहां जुड़ता है, विपरीत दिशा से आकर यहां जुड़ता है। तो देखिए, विपरीत दिशा से आकर के यानी यूं आकर के यहां यूं एडजस्ट हो रहा है, यहां एडजस्ट हो रहा है। इस प्रकार जब संक्रमण अवस्था बनती है तो नाभिक स्नेही पूरी तरह जुड़ा हुआ होता है, यानी मुख्य कार्बन के साथ नाभिक स्नेही पूरी तरह जुड़ा हुआ नहीं होता है, और ना ही आपके निष्कासित नाभिक स्नेही पूरी तरह अलग हुआ होता है। तो मैं यूं बोल दूंगा, जब आक्रमणकारी नाभिक स्नेही का एल्किल हैलाइड पर संयोग करवाया जाता है, आक्रमण करवाया जाता है, तो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही अपने सामने से न जुड़ के विपरीत दिशा से अर्थात 180 डिग्री के कोण से 180 डिग्री के कोण से और मुख्य कार्बन पर जुड़ता है, जिसे हम पश्च आक्रमण भी कहते हैं। और यह प्रश्न पूछा हुआ है पश्च आक्रमण वाला कि द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में पश्च आक्रमण क्या है। तो आप बोलोगे कि द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जब किसी एल्किल हैलाइड पर नाभिक स्नेही का आक्रमण करवाया जाता है, तो वह उस एल्किल हैलाइड पर सामने से न जुड़कर
बल्कि पश्चिम दिशा से आता है। सामने से न जुड़कर पश्चिम दिशा से आकर के आक्रमण करता है और व्यवस्थित हो जाता है, जिसे पश्च आक्रमण कहते हैं, और संक्रमण अवस्था का निर्माण कर लेता है। संक्रमण अवस्था में नाभिक स्नेही यानी आक्रमणकारी नाभिक स्नेही और निष्कासित नाभिक स्नेही कार्बन के साथ आंशिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। कार्बन के साथ आंशिक रूप से जुड़े होते हैं, यानी ना तो ये पूरी तरह टूटा हुआ है ना ये पूरी तरह जुड़ा हुआ है, तो फिर मैं यूं बोलूंगा कि आंशिक रूप से दोनों जुड़े हुए होते हैं। और फिर नेक्स्ट में बिंदु की बात करूं तो अगले बिंदु में आप यूं बोल देना कि इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर, इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर बोल दूं, अभिक्रिया का वेग बोल दूं, वो एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसी कारण इनको द्विवीय अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहा जाता है। तो फिर हम यहाँ एक लाइन लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में, और वो ये होती है कि अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है? एक तो एल्किल हैलाइड के सांद्रता के और एक नाभिक स्नेही की सांद्रता के, दोनों इसमें भाग ले रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड को तो मैं याद रखना, एक मिनट आपको समझाने के लिए यूं लिख दूं तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, ठीक है ना, एक ही बात है। इस एल्किल हैलाइड को मैं यूं लिख सकता हूं, यूं इस पर निर्भर करती है। और दूसरा कौन है अपने पास? नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही है। तो बताइए ये दोनों, इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता, मैंने सांद्रता पदों में लिखा है, तो दोनों की सांद्रता किसके समानुपाती है? अभिक्रिया के वेग। मैं यूं बोलूंगा अभिक्रिया का वेग दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। दोनों की सांद्रता ज्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा, अर्थात अभिक्रिया जल्दी संपन्न होगी। अगर दोनों की सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया का वेग कम होगा, अर्थात अभिक्रिया मंद गति से संपन्न होगी। तो इसमें आपकी अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही, यानी ये एल्किल हैलाइड और इस नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसी कारण इन अभिक्रियाओं को द्विवीय अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहा जाता है। द्विवीय अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को द्विवीय अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्यों कहते हैं? कोई अन्य नाम क्यों नहीं? तो हम बोलेंगे कि इन अभिक्रियाओं का वेग एल्किल हैलाइड और आक्रमणकारी नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, दोनों अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए ये द्विवीय अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन अभिक्रियाओं में जो भिन्न भिन्न एल्किल हैलाइड हैं, उन एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम है वो क्या होता है? तो वो क्रियाशीलता का क्रम मैं यहां यूं लिख देता हूं, याद रखना, मैं सीधा लिख रहा हूं CH3Cl, ये मेथिल क्लोराइड है, इसमें बहुत तीव्र गति से और द्विवीय अणुक अभिक्रिया होगी। फिर उसके बाद में मैं 2 कार्बन वाला ले लेता हूं, 2 कार्बन वाला, ठीक है ना, Cl लिखूं या X लिखूं कोई फर्क नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखना। यहां मैं एल्किल हैलाइड ले रहा हूं, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड दे रहा हूं एक बात। और फिर उसके बाद में आपके मैं यहां 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लेता हूं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड इस प्रकार से यूं ले लेता हूं। और फिर लास्ट में यहां हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। तो इसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में और अभिक्रिया अत्यंत मंद गति से संपन्न होगी। तो जब एल्किल समूह के साथ हैलोजन जुड़े हो, समान हैलोजन जुड़े हो, तो फिर याद रखना 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में सबसे मंद गति से द्विवीय अणुक संपन्न होती है, और आपके 1 डिग्री वाले जो हैं उनमें तीव्र गति से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। और अगर आपको इसमें कारक धनायन दे दिया जाए, कारक धनायनों का क्रम पूछ ले कि कारक धनायनों का क्रम बताइए, तो क्रम क्या होगा? तो मैं कारक धनायन का क्रम भी यहां लिख देता हूं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला। पहले ध्यान देना, ये आपके मेथिल कारक धनायन है, इसमें तीव्र गति से संपन्न होगी। फिर उसके बाद में मैं 2 कार्बन वाला और कारक धनायन लिख देता हूं, 1 डिग्री, इसमें आपके संपन्न होगी, इसमें भी तीव्र गति से होगी, लेकिन इसकी तुलना में इसमें ज्यादा तीव्र गति से होगी 1 कार्बन वाले में। फिर मैं यहां 2 डिग्री वाला लिख देता हूं, 2 डिग्री वाला। तो 2 डिग्री वाले में आप ध्यान देना, यहां मैं कुछ इस प्रकार से यूं कर देता हूं CH के साथ, H को बिखेर कर ना लिखूं तो एक ही बात है, ये 2 डिग्री वाला हो गया। और फिर यहां ये 3 डिग्री वाला हो जाएगा। तो 3 डिग्री वाला है, इसमें
मैं 3 एल्किल ग्रुप जोड़ देता हूं। 3 एल्किल ग्रुप मैंने जोड़ दिए 3 डिग्री वाले में। तो कार्बन पर प्लस लिखा है, 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दिए तो ये 3 डिग्री हो गया। तो ध्यान देना, ये तो कार्ब धनायन का क्रम है और ये एल्किल हैलाइडों का क्रम है। किसके? द्वितीय अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति। इन अभिक्रियाओं में आपको एक खास बात और याद रखनी है। वहां एक अच्छा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है या मैथिल कार्ब जो कैटाइन है, 1 डिग्री कार्ब धनायन या फिर मैथिल कार्ब कैटाइन ज्यादा क्रिया क्यों करता है, यानी नाभिक स्नेही द्वितीय अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति इनकी क्रियाशीलता ज्यादा क्यों होती है, 3 डिग्री वाले की कम क्यों होती है क्रियाशीलता, ये अच्छा प्रश्न बनता है। तो याद रखना, द्वितीय अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जब कार्बन परमाणु पर एल्किल समूहों की संख्या बढ़ जाती है, कार्बन परमाणु पर, यहां देखिए इस कार्बन पर 3 एल्किल ग्रुप हैं और इस कार्बन पर एल्किल नहीं बल्कि 3 ही H हैं और इस कार्बन पर याद रखना 1 एल्किल ग्रुप है और 2 H है। इस कार्बन पर याद रखना 1 H है, 2 एल्किल ग्रुप हैं और इस कार्बन पर 3 के 3 एल्किल ग्रुप हैं। तो जैसे कार्बन परमाणु पर एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नाभिक स्नेही के मार्ग में ये एल्किल समूह बाधा उत्पन्न करते हैं। कार्बन के चारों ओर जितने ज्यादा एल्किल समूह होंगे, जैसे मैं इस 3 डिग्री वाले को यहां एडजस्ट कर लूं, नाभिक स्नेही का इस पर योग कराऊं, तो यहां एल्किल ग्रुप है ना, एल्किल ग्रुप, ये वाले एल्किल ग्रुप यहां होंगे, तो ये इस नाभिक स्नेही के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे, अर्थात इस नाभिक स्नेही को इस कार्बन पर जुड़ने से रोकेंगे। ये एल्किल ग्रुप और इस नाभिक स्नेही को इस कार्बन पर जुड़ने से रोकेंगे, क्योंकि कार्बन धनावेशित है, धनावेशित पर ये नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा तो ये एल्किल ग्रुप उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे, इस नाभिक स्नेही के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे, जिसे हम त्रिविम बाधा बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? त्रिविम बाधा। तो यहां त्रिविम बाधा आपको याद रखना है। यह भी एक अच्छा प्रश्न बनता है कि द्वितीय अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में त्रिविम बाधा क्या है, लिखिए, समझाइए। तो आप कहोगे जब विभिन्न कारब धनायनों पर नाभिक स्नेही का आक्रमण करवाया जाता है, तो जिस कार्बन के चारों ओर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है, तो वे एल्किल समूह नाभिक स्नेही के मार्ग में, यानी आक्रमण करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे इस एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता कम हो जाती है, यानी ये इस पर और आपके आक्रमण नहीं कर पाएगा, तो इसकी क्रियाशीलता घट जाएगी। तो ये एल्किल ग्रुप इसकी क्रियाशीलता को घटा रहे हैं, तो इसे त्रिविम बाधा कहा जाता है। द्वितीय अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जो कि छोटे प्रश्न के रूप में हमारे एग्जाम में पूछी गई है, और वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न था कि द्वितीय अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में वाल्डन प्रतिपन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। वाल्डन प्रतिपन इन द्वितीय अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में पाया जाता है। क्या है वाल्डन प्रतिपन, ये उदाहरण सहित समझाइए। तो उदाहरण तो हमें ये वाला लेना था, ठीक है ना, इस प्रकार का उदाहरण कि एक एल्किल हैलाइड लेंगे, एक नाभिक स्नेही का उस पर आक्रमण करवाएंगे, पहले मध्यवर्ती बनाएंगे, फिर मुख्य उत्पाद बनाएंगे, और इसमें से जो माइनस वाला होता है, जो हैलाइड होते हैं, उनको बाहर कर देंगे और उन्हें निष्कासित नाभिक स्नेही बोलते हैं। इस प्रकार से एग्जाम्पल तो ये लेना है। इसमें वाल्डन प्रतिपन क्या है वो सुनिए। आप यूं बोलोगे, द्वितीय अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जब किसी एल्किल हैलाइड पर आक्रमणकारी नाभिक स्नेही का योग करवाया जाता है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही का योग करवाया जाता है, तो सर्वप्रथम मध्यवर्ती पदार्थ बनता है, अर्थात संक्रमण अवस्था बनती है, जो कि अंत में जाकर के मुख्य उत्पाद का निर्माण कर लेती है। तो मुख्य उत्पाद बनते ही उसका विन्यास, मुख्य उत्पाद बनते ही मुख्य उत्पाद का विन्यास, विन्यास का अर्थ है कार्बन के चारों ओर बंधों पर जुड़े हुए परमाणु, नाभिक स्नेही इस साइड में है, H उधर वाले साइड में है, ठीक है ना। तो बने हुए मुख्य उत्पाद में विन्यास,
एल्किल हैलाइड के विन्यास से विपरीत हो जाता है। मुख्य उत्पाद का विन्यास एल्किल हैलाइड जो आप यहां ले रहे हो, कोई सा ले लीजिए चाहे, उसके विन्यास से विपरीत हो जाता है, जिसे वाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। आप बोलोगे कि इसका विन्यास इससे विपरीत कैसे है, यानी इससे ये बन रहा है, इससे धीरे धीरे करके ये बन रहा है, और इसका विन्यास विपरीत हो जाता है किससे, इस एल्किल हैलाइड से, उसे वाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। तो देखिए इस साइड में यहां कार्बन की नाभिक श्रेणी, मैं पहले यूं बोलूंगा, इस कार्बन पर हाइड्रोजन यहां है, ये नाभिक श्रेणी इसके विपरीत दिशा में 180 डिग्री कोण पर जुड़ता है। तो 180 डिग्री कोण पर जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, विपरीत दिशा में जाकर के 180 पर, सामने कभी नहीं जुड़ेगा, यानी यहां नहीं आएगा। ये नाभिक श्रेणी इस कार्बन के इस हाइड्रोजन पर, यानी अपने सामने वाली दिशा में नहीं आएगा। ये नाभिक श्रेणी इस कार्बन पर अपनी सामने दिशा में, सामने वाली दिशा में आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि पीछे से आक्रमण करेगा। जब ये व्यवस्थित हो जाता है इस साइड में, तो यहां इस नाम को और एक विशिष्ट नाम से जानते हैं, वैज्ञानिक के नाम पर, वाल्डन ने इसे ज्ञात किया था, यहां बताया था वाल्डन ने, तब इसे कहते हैं वाल्डन प्रतिपन्न। वाल्डन प्रतिपन्न। तो द्विवीय अणुक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जब किसी एल्किल हैलाइड पर किसी नाभिक श्रेणी का योग करवाया जाता है, तो संक्रमण अवस्था के तुरंत बाद बनने वाले मुख्य उत्पाद का विन्यास एल्किल हैलाइड के विन्यास से विपरीत हो जाता है। विपरीत होने का अर्थ है इस कार्बन के यहां नाभिक श्रेणी के 180 पर ये जुड़ता है आकर के, तो बताइए विपरीत हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, विन्यास विपरीत हो जाता है, जिसे वाल्डन प्रतिपन्न कहा जाता है। और ये अपने एग्जाम में पूछा गया है। तो अपने एग्जाम में संपूर्ण जो प्रक्रिया है द्विवीय अणु की, वो भी पूछी गई बड़े वाले क्वेश्चन में, और इसमें से 2 प्रश्न बीच में से निकाल करके ये भी पूछे गए, पश्च बंधन क्या है और वाल्डन प्रतिपन्न क्या है, द्विवीय अणु नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन में समझाइए, और समीकरण सहित, उदाहरण सहित। तो ये आपको उदाहरण ध्यान में रखना है। इन अभिक्रियाओं में हमारा अंतिम टॉपिक है SN1 और SN2 में अंतर। तो हम SN1 और SN2 में अंतर है वो अंतर लिखेंगे। तो SN1 का अर्थ है एक अणु का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN2 का अर्थ है द्वितीय अणु का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो याद रखना, पहला जो अंतर है वो ये बताऊं कि ये अभिक्रिया हमेशा 2 पदों में संपन्न होती है। 2 पद में संपन्न, ये 2 पद में संपन्न होती हैं, और ये हमेशा एक ही पद में संपन्न होती हैं, एक ही पद में संपन्न होती हैं। तो ये तो 2 पद में संपन्न होती हैं और ये हमेशा एक ही पद में संपन्न होती हैं। कहने का अर्थ इसमें 2 समीकरण बनती हैं। 2 समीकरण ऐसे, पहले आप क्या करते हो, इस आक्रमणकारी नाभिक स्नेही का निर्माण करते हो आप पहले समीकरण में, तो कहने का अर्थ एक पद हो गया ये। दूसरे में आप क्या करते हो, आप जो यहां मैं यूं बोलूं, आप एल्किल हैलाइड को ही लेते हो, ठीक है ना, जो आप एल्किल हैलाइड इस प्रकार यहां लेते हो, तो उस एल्किल हैलाइड में इस OH माइनस की अभिक्रिया इससे करवाते हो, ठीक है ना, इस OH माइनस की अभिक्रिया आप इससे करवाते हो, तो ये इससे जुड़ जाता है और ये टूटकर बाहर हो जाता है। तो 2 पदों में संपन्न हो जाती है अभिक्रिया। तो इसमें 2 पदों में संपन्न होती है, और इसमें याद रखना एक ही पद में, यानी केवल एक ही समीकरण में 2 क्रियाकारक लिखोगे, फिर मध्यवर्ती बनेगा, फिर मुख्य उत्पाद बनेगा, और मुख्य उत्पाद के साथ निष्कासित नाभिक स्नेही भी वहां बन जाएगा। तो एक ही समीकरण में, यानी एक ही पद में सारा कुछ हो जाता है। अब दूसरा मैं जो अंतर है वो बात करूं, दूसरे अंतर में आप यूं कह सकते हो, इसमें जो एल्किल हैलाइड है उनकी क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार होता है, 3 डिग्री सबसे अधिक क्रिया करती है, फिर 2 डिग्री क्रिया करती है, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो क्रिया करते हैं। तो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता क्रम है ये किसका क्रम है, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। तो एल्किल हैलाइड है उनकी क्रियाशीलता का क्रम ये बता रहा हूं मैं। और इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता क्रम में 1 डिग्री वाला ज्यादा क्रिया करता है, फिर 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला सबसे कम क्रिया करता है। तो ये भी आपकी एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एल्किल हैलाइड में
टू वाले में तो 1 2 3 यानी 1 डिग्री सबसे ज्यादा क्रिया करेगा, और 1 वाले में 3 डिग्री सबसे अधिक क्रिया करेगा। ये ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट आप यूं कह सकते हो, इसमें अभिक्रिया का वेग आपकी याद रखना केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर करता है। यानी अभी मैं यूं लिखूं, अभिक्रिया का वेग, इसमें अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड कौन होता है? Rx। तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती कर देता हूं, अभिक्रिया का वेग समानुपाती Rx, यानी केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। इसमें अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड के साथ साथ नाभिक स्नेह उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग किसके समानुपाती होता है? वो एक तो Rx की सांद्रता के समानुपाती होता है, दूसरा आप कोई नाभिक स्नेह ले रहे हो उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। तो इसमें अभिक्रिया का वेग 2 अणुओं पर निर्भर करता है, तभी तो ये द्विअणुक होती है। इसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु पर, एल्किल हैलाइड का एक अणु है उस पर निर्भर करता है, तभी ये एक अणु होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपने बात करें तो यूं कह सकते हैं, इसमें वाल्डन प्रतिपन्न नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात है, वाल्डन प्रतिपन्न नहीं पाया जाता है, वाल्डन प्रतिपन्न नहीं पाया जाता है। इसमें वाल्डन प्रतिपन्न पाया जाता है। तो इसमें हम अपने बोल देंगे कि इसमें वाल्डन प्रतिपन्न पाया जाता है, वाल्डन प्रतिपन्न पाया जाता है। और उस वाले में अपने बोल देंगे कि पहले वाले में कि इसमें वाल्डन प्रतिपन्न नहीं पाया जाता है। तो ये सामान्य सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक बार ही प्रश्न पूछा गया है SN1 SN2 में, कोई 2 अंतर लिखिए ऐसा प्रश्न आया था।